देखिए, श्रम संघ क्या होता है पहले जाने। श्रम संघ है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, अस्थाई निकाय है, एक परमानेंट बॉडी है, लेकिन बट इट इज वॉलंटरली ऑर्गेनाइज्ड। यह बॉडी जो है वो ऐच्छिक रूप से गठित है। इट इज नॉट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी प्रेशर, इट इज वॉलंटरली ऑर्गेनाइज्ड। ये किसी दबाव में गठित नहीं किया गया है, ऐच्छिक रूप से गठित किया गया है। किसके द्वारा? बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों के एक समूह द्वारा। ठीक है, पहला है कि क्या है, तो परमानेंट बॉडी है। समझे? कैसे गठित हुआ है? तो ऐच्छिक आधार पर गठित हुआ है। कौन गठित किया है? तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स गठित किया है। अब अगला क्वेश्चन होता है क्यों गठित किया है? नहीं समझे? तो ये गठित किया है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द interests of the members। समझे? ये परमानेंट बॉडी है, ऐच्छिक रूप से गठित है, लोगों के एक समूह द्वारा गठित है, और ये मेन काम क्या करता है कि जो भी इसके सदस्य हैं उसकी इच्छा को संरक्षित या प्राप्ति का प्रयास करता है। समझे? उनकी इच्छा को संरक्षित या प्राप्ति का प्रयास करता है। तो ये हमारा श्रम संघ का क्या है? एक कंसेप्चुअल फिगर है, नहीं एक अवधारणा है कि ये। अब अलग अलग ऑथर जो है वो अलग अलग तरह से इसका डेफिनेशन दिए हैं। अलग अलग ऑथर जो है इसका अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसके ओरिजिन के संबंध में, ये इसका गठन कैसे हुआ, इसका उद्विकास कैसे हुआ, इस पर भी अलग अलग ऑथर का अलग अलग थॉट है। अलग अलग ऑथर जो हैं, जैसे मार्क्स का अपना थॉट है, पर्लमैन का अपना थॉट है, गांधी का अपना थॉट है। इस तरह से अलग अलग ऑथर का थॉट भी अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल में देखिएगा कि पहले कबीला होता था, कबीला का सरदार होता था, और सरदार की जो इच्छा होती थी वही कानूनबंद होता था, नहीं वही कानून होता था। इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब फेज में आइएगा तो पहले छोटा छोटा गिल्ड, शिल्पकार या उद्योग करने वाला, एक तरह का उद्योग करना, गिल्ड कहते हैं उसको, मैंने शिल्पकार, एक तरह का काम करने वाले को एक शिल्पकार। तो शुरू में जो है ये गिल्ड लोग अपना यूनियन अपने प्रोडक्ट के डिमांड को देखने के लिए या प्रोडक्ट के डिमांड को, उसके रेट को अपलिफ्ट करने के लिए, ये जो शिल्पकार लोग थे, जैसे पत्थर का औजार बना रहा है, वो जितना पत्थर का औजार बना रहा है एकजुट हो गया, जितना घर बनाने का काम है वो एकजुट हो गया, नहीं समझे? तो ये गिल्ड सब अपना यूनियन फॉर्म किया, शिल्पकार सब, एक तरह के पेशा करने वाला, एक तरह का कार्य करने वाले, एक तरह का उत्पादन करने वाले, नहीं, ये अपना शुरू किया। लेकिन हम लोग जब मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, समझे, जब आधुनिक उद्योग जब बना
स्थापित हुआ, तो वैसी स्थिति में एक्सप्लॉयटेड क्लास, शोषित वर्ग, इसके बाद किसने बनाया? शोषित वर्ग, एक्सप्लॉयटेड क्लास जो है वह अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सप्लॉयटेड क्लास, जो कि कौन थे? तो लेबर क्लास थे, लेबर या वर्कर थे। इन्हीं का शोषण होने की संभावना ज़्यादा थी, समझे? इन्हीं के शोषण होने की संभावना ज़्यादा थी। ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने सब को संरक्षित करने के लिए, समझे, ताकि हमारा शोषण नहीं हो, ये लोग अपना यूनियन बनाए। तो मार्क्स में वही देखिएगा, मार्क्स का थॉट है, वो कहता है बुर्जुआ प्रोलेटारिएट। बुर्जुआ कहता है जो एम्प्लॉयर कैटेगरी का है, जो संभ्रांत लोग हैं, वो बुर्जुआ है। प्रोलेटारिएट है जो श्रमिक वर्ग है। तो उसने अपना थॉट दिया ना कि विश्व के श्रमिक एक हो, तुम एक होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ है। और मार्क्स वाज टू मच विजनरी, बहुत ज़्यादा विजनरी था। अगर आज मार्क्स जिंदा रहता तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता। लेकिन उस तरह के कंसेप्ट देने वाले, समझे, ये सोशलिस्ट जो थे, बाद में कम्युनिस्ट के साथ टैग हो करके मिलिटेंट और वायलेंट कैरेक्टर को, वायलेंट करने वाले कैरेक्टर को ये लोग ने ज़्यादा एक्सेप्ट किया, समझे, जिसके चलते ये सत्यानाश हो गया। और दूसरा जो है, ये लेजीनेस को सपोर्ट करने लगे, फैमिली साइज को सपोर्ट करने के लिए, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज। एक आदमी को एक बच्चा है तो कम मजदूरी, या दूसरे को 5 बच्चा है तो ज़्यादा मजदूरी। अरे ये तो हमारा आउटपुट पर होना चाहिए ना। तो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको एक सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं। लेकिन कुछ उसका ऐसा कंसेप्ट था जो फार साइड कंसेप्ट था, विश्व का श्रमिक एक हो। अगर विश्व का पूरा इंटरनेशनल लेवल पर श्रमिक एक हो जाए, एक बार हड़ताल कर दे तो पूरे देश के गवर्नमेंट का स्थिति खराब कर देगा। नहीं, ये प्रयास किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल बना था, समझे। फर्स्ट इंटरनेशनल में मार्क्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल नाम था, लेकिन वो क्या था? इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन वो था, श्रम संघ बना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, समझे। और उसका हेड क्वार्टर रखा था अमेरिका, फ्लॉप कर गया। सेकेंड इंटरनेशनल आया, वो भी फ्लॉप कर गया। थर्ड इंटरनेशनल आया, वो भी फ्लॉप कर गया। इसलिए कि डायरेक्ट मेंबरशिप की जो बात थी, तो उस समय डायरेक्ट मेंबरशिप के लिए न वर्कर पढ़े लिखे थे और न उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मीडिया स्ट्रॉन्ग था। आज के डेट में अगर वो बना दे डायरेक्ट मेंबरशिप का यूनियन, तो यहाँ कुछ नहीं है, ऑनलाइन जो है हम उसके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सारा काम हो सकता है। तो आज के डेट में वो फर्स्ट इंटरनेशनल बना रहता तो उसका ग्रोथ रेट अलग रहता, समझे। तब हुआ कि नहीं, मल्टी स्टेजेज हम यूनियन बनाएंगे, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्सप्लॉयटेड क्लास जो है अपना यूनियन बनाए। जैसे जैसे मोनार्की सिस्टम एबोलिश होकर के डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, ILO गठित होने लगा, मैंने हुआ 1919 में ILO गठित हुआ। उसके बाद एक थोड़ा और सिनारियो में चेंज आ गया, इसलिए कि ILO जो है वो लेबर के प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, समझे। और उसका जो फीचर था उसमें यह था कि अगर वर्कर को प्रोटेक्ट कीजिएगा तो उसके वर्किंग एफिशिएंसी प्रोटेक्ट होगी, और वर्किंग एफिशिएंसी प्रोटेक्ट होगी तो हमारा प्रोडक्शन प्रोटेक्ट होगा, आउटपुट प्रोटेक्ट होगा, और आउटपुट प्रोटेक्ट होगा तो डेवलपमेंट प्रोटेक्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोटेक्ट होगा। तो ओवरऑल हमारा सेंटर पॉइंट लेबर पर आ गया। दूसरा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो कहने के कुछ कहे, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चाहिए वोट, मेजॉरिटी, और सबसे ज़्यादा वोटर हैं वर्कर, वर्कर वोटर हैं। अब कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो वोटर को भी अबलाइज करेगी, मेजॉरिटी ऑफ वोटर, तो उसमें हमारा फिर से आ गया लेबर वाला। और दूसरा
कि अगर वो अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो वहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की फ्रीक्वेंसी रोके, तो वहाँ भी श्रमिक के जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए कानून बनाए। तो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट उनका सेकेंडरी था, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उनको प्राइमरी जो है हिडन जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमारा वोट बैंक सिक्योर हो जाए। तो वोट बैंक सिक्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा वोट जो है वर्कर के पास है, लेबर के पास है, और दूसरा कि जो इंटेलेक्चुअल है वो टीवीए पर बैठ के वोट देते हैं दिन भर। रियल सेंस में जो लाइन में धूप में जाड़ा में बरसात में जो लाइन में खड़ा होकर के जो वोटिंग करने वाला है वो लेबर क्लास का है, वर्कर क्लास का है, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला लोग है, समझे, या उसके परिवार के सदस्य हैं। इंटेलेक्चुअल की परसेंटेज भी कम है, अब बहुत इंटेलेक्चुअल वोटिंग करता भी नहीं है, समझे। तो यहाँ भी प्रॉब्लम था। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कि एक तो वोट लेना है और दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उनकी भी मजबूरी हो गई। अब वह पहले क्या था, प्री इंडिपेंडेंस फेज में देखिएगा भारत में कि प्री इंडिपेंडेंस फेज में जितने भी लेबर लॉ बने थे वो मेजॉरिटी ऑफ लेबर लॉ जो थे इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर थे, प्रो एम्प्लॉयर लेबर लॉज थे। लेकिन धीरे धीरे प्रो एम्प्लॉयर से कहाँ आया, प्रो लेबर लॉ बनने लगा। जो लेबर लॉ बनने लगा वो प्रो लेबर बनने लगा। अब पहले क्या था, प्रो एम्प्लॉयर था, समझे। तो प्रो एम्प्लॉयर था तो बड़ा वर्कर के लिए क्रूशियल होता था, अनहाइजीनिक उसको कहिए, अस्वास्थ्यप्रद होता था। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जैसे जैसे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगा वैसे प्रो एम्प्लॉयर से शिफ्ट करेगा लेबर लॉ, कहाँ, प्रो वर्कर। अब तो यहाँ गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयर का साथ छोड़ने लगी। अब एम्प्लॉयर देखा कि रे हमारा इंटरेस्ट कैसे हमारा प्रोटेक्ट होगा, समझे। तो तुरंत जो है उसके बाद एम्प्लॉयर भी अपना यूनियन बनाना शुरू किया, एम्प्लॉयर्स भी अपना यूनियन कंस्टिट्यूट करने लगे, ठीक है। अब एम्प्लॉयर का भी यूनियन आ गया। कुछ समय और बीता, गुजरा, पास हुआ, कुछ समय और पास हुआ, तब ये देखे अदर जैसे मैनेजरियल पर्सन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, समझे, क्लर्कियल ग्रेड के हैं, यानी अदर एम्प्लॉयज़ हम कह दें, समझे। अदर एम्प्लॉयज़ जो थे जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ये लोग देखा कि हम का है, हमारा भी तो इंटरेस्ट है, तो हमारा इंटरेस्ट हमारा एम्प्लॉयर कब मानेगा, जब हम भी यूनाइट हो जाए ना। तो अदर एम्प्लॉयज़ जो है ये लोग भी अपना, अदर एम्प्लॉयज़ जो है ये भी अपना यूनियन कंस्टिट्यूट करने लगे, ये भी अपना यूनियन कंस्टिट्यूट किए, और इनको कहा गया वाइट कॉलर यूनियनिज्म। वाइट कॉलर यूनियनिज्म कहा गया। इसका भी फेज आ गया, समझे। गिल्ड बनाए, गिल्ड के बाद लेबर पर आया, लेबर के बाद, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गैप नहीं था, थोड़ा थोड़ा गैप में। उसके बाद एम्प्लॉयर बनाए, तो अदर एम्प्लॉयज़ जो है वाइट कॉलर यूनियनिज्म शुरू हुआ। अभी नहीं रुका, ये जो मार्क्स फेल कर गया था उसका काट तो लेना था ना, कि विश्व के श्रमिक एक हो। अब विश्व का श्रमिक कैसे एक होगा, तो विश्व का श्रमिक का मतलब कि डिफरेंट जो नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ के श्रमिक एक यूनियन में मर्ज करें, एक यूनियन में आ जाए, तब वो विश्व के श्रमिक एक होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक और कंसेप्ट ग्रो हुआ कि भैया इससे काम नहीं चलेगा, अब जन्म लेने लगा यूनियन ऑफ यूनियंस। संघों का संघ। अब कई गो श्रम संघ मिल के तब अपना संघ बनाए, इसको कहा गया फेडरेशन। उसको क्या कहा गया, फेडरेशन। इसका गठन शुरू हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए,
एग्जाम्पल हम लोग देख लें फेडरेशन का। जैसे मानिए कि एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन से एफिलिएटेड है 400 ट्रेड यूनियंस। एक फेडरेशन से जुड़े हैं कितना? 400 ट्रेड यूनियंस इससे जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड है। और ये 400 ट्रेड यूनियंस जो हैं, इनके पास ये 400 ट्रेड यूनियन को जब देखा गया तो इनकी मेंबरशिप जो थी वह 2.6 लाख थी, मेंबर्स थे इसके। यानी 400 ट्रेड यूनियन किसके सदस्य हैं? फेडरेशन के। फेडरेशन के 400 ट्रेड यूनियन मेंबर हैं और ये 400 ट्रेड यूनियन के पास कितने वर्कर मेंबर हैं? 2.6 लाख। अब इससे कहिएगा फेडरेशन से कि आपका मेंबरशिप क्या है, आपके मेंबर्स क्या है, कितना है? तो ये बताएगा 2.6 लाख। और तब कहिएगा कि आपसे एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन कितने हैं, आपसे एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन कितने हैं, एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस कितना है? तब इसका जवाब कितना आएगा? 400। समझे? आपकी टोटल मेंबरशिप तो 2.6 लाख, आपसे एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन तब 400। समझे? तो ये फेडरेशन आया, यहाँ पर नहीं रुका। अब वो जो मार्क्स जो अपना विजन दिया था, उस विजन को कंसीडर करते हुए अगला लास्ट स्टेप में आया यूनियन ऑफ फेडरेशंस। यूनियन ऑफ फेडरेशंस, फेडरेशन का संघ, इसको कहा गया कॉन्फेडरेशन। ये भी अस्तित्व में आ गया। मार्क्स जो था वो डायरेक्ट मेंबरशिप दिया था और ये कहा कि नहीं, इनडायरेक्ट दीजिए, इनडायरेक्ट मेंबरशिप दीजिए। समझे? तो इनडायरेक्ट मेंबरशिप जैसे मिला तो क्या हो गया? यूनियन ऑफ फेडरेशन हो गया। ठीक है। अब यहाँ जैसे देख लिया जाए कि चलिए, तो अब यहीं पे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये कॉन्फेडरेशन है, कुछ नहीं। देखिए जैसे वर्कर है और ये वर्कर बोकारो स्टील प्लांट का है, बोकारो स्टील प्लांट का। ये जुड़ा हुआ है ट्रेड यूनियन से, ये ट्रेड यूनियन जुड़ा है फेडरेशन से, ये फेडरेशन जुड़ा है कॉन्फेडरेशन से, कॉन्फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये बोकारो स्टील प्लांट का कॉन्फेडरेशन कहाँ होता है? ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है, एट इंटरनेशनल लेवल। और यही मार्क्स का विजन था, इंटरनेशनल लेवल पर ही होता है, यही मार्क्स का विजन था। वो डायरेक्ट मेंबरशिप किया था या इनडायरेक्ट। तो ये बोकारो स्टील प्लांट का वर्कर किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट। समझे? तो यहीं डायरेक्ट मेंबरशिप होता तो इसका इम्पैक्ट बड़ा क्रूशियल हो जाता, लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट मेंबरशिप है तो कई फेज पर इसके इम्पैक्ट को क्या किया? फिल्टर हो गया है, फिल्टर हो गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। तो ये देखिए कि ट्रेड यूनियन जो है वो क्या है? इट इज़ ए परमानेंट बॉडी एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। ठीक है। और ये इनिशियली गिल्ड शिल्पकार के द्वारा शुरू किया गया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में एक्सप्लॉयटेड क्लास, वर्कर या लेबर भी शुरू किए।
उसके बाद एम्प्लॉयर भी यूनियन बनाए, उसके बाद अदर एम्प्लॉयज़ भी यूनियन बनाए, उसके बाद यूनियन ऑफ यूनियंस आया, उसके बाद यूनियन ऑफ फेडरेशन भी आ गया। तो हाँ, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड यूनियंस आए। अब इनके नेचर पर, इनके ऑब्जेक्टिव पर, इनके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, ये अलग अलग बेसिस पर विद्वान लोग जो है वो ट्रेड यूनियन को अलग अलग तरह के क्लासीफाई किए हैं, समझे, अलग अलग तरह के इसका क्लासिफिकेशन किए हैं, समझे। तो आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसका अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन देख लेंगे, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। इसको पहले नोट कर लेंगे एक पैराग्राफ, तब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन हम लोग देखेंगे।